हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल द सीएमए एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स में रिटायरमेंट बेनिफिट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ग्रेचुटी का पार्ट हम कवर करने वाले हैं। ग्रेचुटी का हम लोगों ने प्रोविज़न पिछले लेक्चर में कर लिया था और आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि मिस्टर अशोक एन एम्प्लॉय, मिस्टर अशोक हैं वो एक एम्प्लॉय हैं ऑफ ABC लिमिटेड के। ABC लिमिटेड के एक मिस्टर अशोक हैं, वहाँ पे एक वो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय के तौर पे वो काम करते हैं। वो रिसीव करते हैं 2,05,000 रुपये एज ए ग्रेचुटी। 2,05,000 रुपये वो एज ए ग्रेचुटी रिसीव करते हैं, ठीक है। और ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड भी है, ठीक है। ही रिटायर ऑन 10 सितंबर, वो 10 सितंबर को रिटायर होते हैं। कब रिटायर होते हैं? 10 सितंबर को वो रिटायर होते हैं 2018 में। आफ्टर रेंडरिंग सर्विस रेंडर करने के बाद फॉर 35 ईयर्स एंड 7 मंथ, वो कितने साल तक वो सर्विस करते हैं? 35 साल 7 महीने तक उन्होंने वो सर्विस की है, ठीक है। द लास्ट ड्रॉन सैलरी वॉज 2700 पर मंथ, और उनकी जो लास्ट मंथ की जो ड्रॉन सैलरी है वो है 2700 रुपये पर मंथ है। माफ़ कीजिएगा, 2700 रुपये पर मंथ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी चार्जेबल टू टैक्स। अब हमें क्या करना है? हमें ग्रेचुटी निकालनी है, जो टैक्सेबल ग्रेचुटी होगी वो निकालनी है। एग्जाम्प्ट ग्रेचुटी तो हमें माइनस करना है, जो टैक्सेबल अमाउंट टोटल अमाउंट होगा। तो हम चलिए इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिकॉज सैलरी चैप्टर में जब फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे तो ग्रेचुटी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहेगा इम्पैक्ट, और अभी हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ग्रेचुटी के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो मिस्टर अशोक है, कौन? मिस्टर अशोक, वो एक एम्प्लॉय हैं मिस्टर ABC लिमिटेड के। वो एक एम्प्लॉय हैं ABC लिमिटेड के, ठीक है ना। वो ग्रेचुटी कितना रिसीव करते हैं? वो ग्रेचुटी कितना रिसीव करते हैं? 2,05,000 रुपये ग्रेचुटी रिसीव करते हैं। कितना? 2,05,000 रुपये। हमको जैसे से मैं बता रहा हूँ पहले वो लिखना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉपर आंसर कर सकते हो, ठीक है। उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है? लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी थी? जिन्होंने लास्ट मंथ में रिटायरमेंट होने से पहले जो उनकी लास्ट मंथ की सैलरी उन्होंने विड्रॉ की थी, वो कितनी थी? वो है 2700 रुपये पर मंथ है, ठीक है। कितना है? 2700 रुपये पर मंथ है। और वो अब हमें यहाँ पे एक और प्रोविज़न का ध्यान देना है। वो प्रोविज़न क्या है? फर्स्ट सेकेंड, कि ये कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है। हाँ, ही इज़ कवर्ड, ही इज़ कवर्ड अंडर ग्रेचुटी, ही इज़ कवर्ड अंडर ग्रेचुटी, ठीक है। ये ग्रेचुटी एक्ट 1972 ऐसे भी आप लिख सकते हो, बट अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ऐसे भी लिख के समझ सकते हो। चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट क्या बनाना है? आपको बस एक ऐसा फॉर्मेट बनाइए जिससे कि आप पूरा सैलरी का, मान लो प्रोविज़न, आप पूरी सैलरी का फॉर्मेट लिख रहे हो ना। हम क्या लिख रहे हैं? पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है? जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग का मतलब है जो नीचे दिया गया है, जो नीचे बताया जाएगा, उनमें से जो सबसे कम होगा वो एग्जम्प्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एग्जम्प्ट कहलाएगा। किसी में से जो उन्होंने एक्चुअल ग्रेचुटी जो उन्होंने रिसीव किया होगा। फर्स्ट, एक्चुअल अमाउंट जो उन्होंने रिसीव किया एज ए ग्रेचुटी वो यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा, ग्रेचुटी में जो मैक्सिमम लिमिट है वो लिखेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम लिमिट भी लिख दो यहीं पे। एंड नाउ वो फ्रैक्शन वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे? 15/26 यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने आपको बता दिया, बट मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ।
अगर वो व्यक्ति जो एम्प्लॉय है किसी भी कंपनी या फर्म में, अगर वो ग्रेचुटी में कवर्ड है तो यहाँ पे 26 आएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे 30 आएगा, वो कवर्ड नहीं है ग्रेचुटी एक्ट में। हम क्वेश्चन करेंगे उसका भी ना। अभी तो ये कवर्ड है तो इसको मैं काट देता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या थी वो लिखना है यहाँ पे। अभी मैं अभी सिर्फ फॉर्मेट लिख रहा हूँ जिससे कि आपको ये याद आ जाए कि हाँ पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। और यहाँ पे CYS और यहाँ पे फ्रैक्शन भी है +1 ईयर इफ़ मोर देन 6 मंथ। अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो वहाँ पे उसे हम लिखेंगे मोर देन 6 मंथ हो तो ना। 15/26 में एक्चुअल सैलरी कितना था यहाँ पे 2,05,000 एक्चुअल ग्रेजुएटी जो उन्होंने रिसीव किया था 2,05,000 रुपये वो एक्चुअल ग्रेजुएटी था। कितना था 2,05,000, ठीक है। और इनका मैक्सिमम लिमिट कितना है 20 लाख है। मैंने आपको बताया था कि पिछले साल जो था 2019 में इसका ये अमेंड हुआ है। यहाँ पे पहले 10 लाख था, अब यहाँ पे 20 लाख रुपीज़ हो गया है। अब हम फ्रैक्शन पे आते हैं तो यहाँ पे 15/26 लिखेंगे। अब 26 यहाँ पे क्यों लिखा है कि हर महीने में 30 दिन हम मान के चलते हैं, कुछ महीनों में 31 होता है, जैसे जुलाई और अगस्त में 31 होता है, दिसंबर में 31 होता है, ठीक है, और हमारा अक्टूबर में भी 31 होता है। हाँ, तो इसको हम 31 नहीं मानेंगे, ऑन एन एवरेज हम इसको 30 मान के चलते हैं और 30 में 4 संडे निकलता है, इसलिए हम यहाँ पे 26 तारीख मानेंगे क्योंकि एक एम्प्लॉय 26 दिन वर्क करता है, संडे को दिन नहीं करता बिकॉज वह पब्लिक हॉलीडे होता है। लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या है हमारा 2700 रुपये है। और CYS क्या देखना है, यहाँ पे बोला जो एम्प्लॉय है उन्होंने 35 साल 7 महीने वर्क किया है। 35 साल 7 महीने, ये देखो 35 साल और ये 7 महीने वर्क किया है, मतलब 6 महीने से ज़्यादा उन्होंने काम किया है। इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने पूरे 36 साल काम किया है एज जो हमारा फ्रैक्शन बोलता है प्रोविज़न वाला वो। तो यहाँ पे 36 यहाँ पे आएगा ना। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 2700 इंटू 36 इंटू 15 डिवाइड बाई 26, यहाँ पे आएगा 56077 बिकॉज ये देखो 56076.92 आ रहा है। 9 का मतलब यहाँ पे अब 7 हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब मुझे ये बताओ कि इसमें से सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है, सबसे छोटा अमाउंट इनमें से कौन सा, ये बता दो मुझे। मेरे हिसाब से सबसे छोटा अमाउंट जो है ये है 56,077 रुपये, 56,077 रुपीज़ ना। तो ये हमारा एग्जम्पशन अमाउंट आ गया। क्या आ गया हमारा ये एग्जम्पशन अमाउंट 56,077 रुपीज़। फॉर्मेट मेरा मकसद यही था कि आपको बस ये समझ में आ जाए कि कैसे ये हो रहा है, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप खुद ही कर लोगे। अब हमको निकालना है टैक्सेबल ग्रेच्युटी। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रेच्युटी जो हम लोगों ने रिसीव किया है एक्चुअल वाला, ग्रेच्युटी रिसीव्ड कितना है 2,05,000 ना, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे लेस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। ये हमको लिखना ज़रूरी होता है बिकॉज अगर हम एग्जामिनर को प्रॉपर वे में दिखाएंगे तो वो समझेगा कि बच्चा बहुत समझदार है। तो यहाँ जिसे माइनस कर देंगे 56,077। अब ये आ जाएगा हमारा टैक्सेबल ग्रेच्युटी, ये आ जाएगा हमारा टैक्सेबल ग्रेच्युटी। तो 2,05,000 माइनस 56,077 रुपये, तो यहाँ आएगा 1,48,923। तो 1,48,923 रुपये हमारा जो टैक्सेबल ग्रेच्युटी आया है, मतलब 1,48,923 रुपीज़ इज़ आवर टैक्सेबल ग्रेच्युटी। ये हमको देना है गवर्नमेंट को, ठीक है। ये टैक्सेबल ग्रेच्युटी जिस पे हमारा टैक्स लगेगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है ना। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो आपको उसे थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पे मिसिज एक्स है। कौन है मिसिज एक्स? मिसिज एक्स है इज वर्किंग विद ABC लिमिटेड। मिसिज एक्स है वो
काम करते हैं ABC लिमिटेड में। सिंस लास्ट 30 ईयर 9 मंथ, उन्होंने 30 साल 9 महीने तक वहाँ पे काम किया है। इनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है इज अंडर, कैसे कैसे सैलरी इनका स्ट्रक्चर क्या क्या है। इनका जो बेसिक सैलरी है वो 5,000 रुपये पर मंथ है। जो बेसिक सैलरी है वो 5,000 रुपये पर मंथ है। DA 3,000 रुपये पर मंथ है। जो डियरनेस अलावेंसेज है वो 3,000 रुपये पर मंथ है। ऑन 15 दिसंबर 2018, 15 दिसंबर 2018 को शी डेड या रिटायर्ड। अभी हम मान चलते हैं यहाँ पे दो केस बन जाते हैं, एक रिटायर वाला केस भी बन जाता है और एक डेड, वो मर गई। अभी हम मांग चलेंगे कि ये मर गई हैं, रिटायर्ड को काट दो, ठीक है। अब रिटायर्ड काट दो, अभी से मांग चलो कि वो मर गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, डेड ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेचुइटी इन द फॉलोइंग केसेस। उनकी ट्रीटमेंट क्या होगी वो हमको देखना है। यहाँ पे दो केसेस दे रखा है इस क्वेश्चन में। पहला केस क्या है कि मिसिज एक्स रिटायर्ड, मान लो मिसिज एक्स जो है वो रिटायर्ड हो गई ऑन 10/12/2018 को। वो रिटायर हुई है 10/12/2018 को। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस चैप्टर में ही क्या है, इस चैप्टर में आपको डेट, ईयर और मंथ, डेट, मंथ और ईयर, ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। बिकॉज इस चैप्टर में पूरा खेल डेट का ही है। अगर आपको डेट समझ में नहीं आई तो आप सैलरी के रिटायरमेंट बेनिफिट का प्रोविज़न एक भी नहीं लगा पाओगे, और बाकी जो अलावेंसेज वाले चैप्टर है उसे आप कर लोगे। बट जो ये डेट वाले में है, रिटायरमेंट बेनिफिट में जितने भी डेटेड हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। कब वो रिटायर हुई, कब वो मरी, कब वो क्या हुआ, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, बट आपको डेट के बारे में याद रखना है। तो यहाँ पे मान लो पहले केस में बोल रहा है कि वो 10/12/2018 को वो रिटायर हो गई, ठीक है। एंड ग्रेचुटी जो रिसीव हुआ उनको वो 4 लाख रुपए हुआ है। ग्रेचुटी क्या हुआ है, 4 लाख रुपए रिसीव हुआ है बाय हर हस्बैंड ऑन लीगल हायर 18/12 को। और उन्होंने कब रिसीव किया है, 18/12/2018 में उन्होंने ये ग्रेचुटी रिसीव किया है। मतलब उनकी मरने के बाद ये ग्रेचुटी रिसीव हुई है, लेकिन वो रिटायर पहले ही हो गई थी। और हमको क्या बता है, हमने प्रोविज़न पढ़ा है, प्रोविज़न में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है, उसके बाद अगर कोई मरता है, पहले रिटायर हो गया फिर मरा, ठीक है, तो उसको जो ग्रेचुटी जो इसको रिसीव होगी वो फुल्ली टैक्सेबल होगी। ड्यूरिंग रिटायरमेंट या ड्यूरिंग जॉब, अगर कोई ड्यूरिंग जॉब मरता है और फिर उससे ग्रेचुटी रिसीव होती है तो वो टैक्सेबल ग्रेचुटी नहीं मानी जाएगी, उसे फुल्ली एग्जम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वो रिटायर हुई 10 तारीख को, लेकिन वो जो मर गई हैं वो 15 तारीख को मरी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वो फुल्ली टैक्सेबल ग्रेचुटी कहलाएगा, फुल्ली टैक्सेबल ग्रेचुटी होगी, ठीक है। ये केस में ये है, पहला केस में फुल्ली टैक्सेबल होगा, ना कि एग्जम्प्ट होगा। अगर पहले केस में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए, मैं अपना नंबर नीचे कमेंट में डाल दूंगा, आप कमेंट में करके आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछ सकते हैं। डाउट टाइमिंग 4 to 7 एक्सेप्ट संडे एनी डे, संडे को छोड़कर कभी भी ये पूछ सकते हो 4 से 7 के बीच में। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 बोलता है कि हस्बैंड ऑफ मिसिज एक्स रिसीव ग्रेचुटी 18/12/2018 को फॉल इन ड्यू आफ्टर डेट ऑफ मिसिज एक्स। अब यहाँ पे दूसरा केस एकदम सीधा बन गया। यहाँ पे दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस बोलता है कि जो मिस्टर एक्स, जो मिसिज एक्स हैं, मिसिज एक्स जो हैं, जो और उसकी जो उनकी जो हस्बैंड है, मिसिज एक्स के जो हस्बैंड है, उनको ग्रेचुटी रिसीव होती है 18/12/2018 को, मतलब दिसंबर 2018 में उनको ग्रेचुटी रिसीव होती है। लेकिन उनके डेथ के बाद, मतलब एट द टाइम ऑफ जॉब वो मर गई हैं। दूसरा केस है कि एट द टाइम ऑफ जॉब वो मर गई हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, यहाँ पे फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, यहाँ पे फुल्ली एग्जम्प्ट कहलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। तो चलिए मैं अपने दूसरे क्वेश्चन, दोनों केसेस को सॉल्व करता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए मैंने वो क्वेश्चन का पेज निकाल दिया है जिससे कि मैं यहाँ से सामने रख सकूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ बोलता है कि इनको बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ BS = 5,000, मतलब क्या हुआ, बेसिक सैलरी। और DA कितना मिल रहा है, इनको DA मिल रहा है 3,000 रुपये, 3,000 रुपये पर मंथ, ठीक है ना। इनको ग्रेचुटी रिसीव भी हो रही है 4 लाख,
इसमें ये लिखा नहीं कि कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है। अगर ग्रेचुटी रिसीव हो रही एक्चुअली से बातें कवर्ड होंगे, बट हम मान सकते हैं एज ए अज्यूम करते हैं कि इनको ग्रेचुटी रिसीव हो रही होगी, ठीक है। क्योंकि आगे क्वेश्चन में भी ये लिखा नहीं आया कि ग्रेचुटी रिसीव है कि नहीं है और उनको ग्रेचुटी मिल रही है, ठीक है ना। अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। दोनों पॉइंट लिख लिया, केस नंबर 1 लिखते हैं। केस नंबर 1 में हमको वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। केस नंबर 1 में हमको सेम टू सेम सॉल्व करना है। तो चलिए पहले लिखेंगे बेसिक सैलरी कितनी मिली है इसको, मिसिज एक्स को 5000 है और इन्होंने कितने टाइम काम किया है, 9 महीने तक ना। 5000 का कितना होगा बेसिक सैलरी, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखना, 5000 प्लस 3000 इजिकल टू 8000। इसमें क्या है, इसमें ऐड किया मैंने अपना DA, तब जाके इनका आ गया ये टोटल अमाउंट 8000, ठीक है। अभी हम सिर्फ ग्रेचुटी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, जिनकी एक्चुअल ग्रेचुटी थी, एक्चुअल ग्रेचुटी कितनी है इनकी, वो 4 लाख है। हमें क्या निकालना है, टैक्सेबल ग्रेचुटी जो है, ठीक है 4 लाख है। अब हमको यहाँ से निकालना क्या है, हमको यहाँ से निकालना है एग्जाम्पशन ग्रेचुटी, देन उसमें से हम माइनस करेंगे एग्जाम्पशन में से जो टैक्सेबल ग्रेचुटी, जो हमारा टोटल आएगा वो टोटल टैक्सेबल ग्रेचुटी निकलेगा, ठीक है। मतलब नेट ग्रेचुटी, नेट टैक्सेबल ग्रेचुटी निकलेगा, ठीक है। तो चलिए केस 1 है ये हमारा। केस 1 में क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे वो फॉर्मूला लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी, एग्जाम्पशन ग्रेचुटी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। ये आपको रेफ़र करना है सेक्शन रेफ़र नहीं करोगे तो थोड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो सेक्शन गलत मत लिखना सबसे बड़ा चलेगा। अगर आपको सेक्शंस याद हैं तभी लिखोगे, वरना मत लिखना, ठीक है। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्ट, वही हमें बनाना जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। एक्चुअल अमाउंट, ओके, मैक्सिमम लिमिट अमाउंट यहाँ पे लिखना था, भूल गया। और यहाँ पे 15 अपॉन में 26 इंटू लास्ट जॉन सैलरी कितनी थी इनकी, 8000 मानेंगे, बिकॉज इसमें DA और बेसिक सैलरी ऐड करेंगे 8000। और यहाँ पे इन्होंने कितना टाइम काम किया है, 30 साल 9 महीने, मतलब 31 साल इन्होंने काम किया है, 31 साल। एक्चुअल ग्रेचुटी 4 लाख है, यहाँ पे 20 लाख हो गया। अब यहाँ पे आने दो कितना आता है, तो 8000 इंटू 31 इंटू 15 डिवाइड बाई 26, यहाँ पर आया है 1431077 क्यों, आप तो समझ रहे होंगे पॉइंट के बाद 9 है, जैसे मैंने 7 ले लिया। और ये सबसे छोटा है, इसको हम ऐसे बॉक्स में डाल देंगे, ये हमारा लीस्ट हो जाएगा, सबसे कम वाला अमाउंट यही है, इसको हम यहाँ पे लीस्ट मानेंगे और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रेचुटी जो हमारा रिसीव हुआ है, ग्रेचुटी कितना है, 4 लाख, लेस करेंगे एग्जाम्पशन 143,077। अब इससे माइनस कर दो, 4 लाख माइनस 143,077, यह आएगा 256923। ये हमारा टोटल अमाउंट है जो टैक्सेबल ग्रेचुटी आया है, ये टैक्सेबल ग्रेचुटी कहलाएगा। इन केस ऑफ, अब इसका केस दोबारा समझाता हूँ मैं आपको, किसी को समझ में नहीं आया तो इस केस को मैं दोबारा समझाता हूँ। इस केस में क्या था, इस केस में ये बोलता है कि जो उसकी पत्नी है मिसिज एक्स जो है, वो रिटायरमेंट के बाद वो मर जाती हैं। मतलब वो रिटायर थे 10 दिसंबर को, वो रिटायर कब हुई, वो रिटायर हुई 10 दिसंबर को और वो मरी कब, 15 दिसंबर को।
तो 5 दिन का डिफरेंस है। अगर रिटायरमेंट की डेट पे ही मर जाती तो फिर टैक्सेबल किसी भी हालत में शायद नहीं होता। अगर हम प्रोविज़न पे जाएं, अगर ड्यूरिंग जॉब वो मरती तो वो टैक्सेबल नहीं होता, वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता, जैसे कि वो सेकंड केस में हुआ है। सेकंड केस को हम करते हैं यहाँ पे। सेकंड केस में हमें सॉल्व नहीं करना, सेकंड केस में हमको थ्योरी लिखनी है। एक्चुअली थ्योरी इसलिए लिखनी है क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में, अगर हमें लोगों ने एग्ज़ाम में नहीं एक्सप्लेन किया तो फिर वो एग्ज़ाम में हमें नंबर नहीं देगा। इस क्वेश्चन में सबने कर लिया। चलिए मैं अपने से ढक देता हूँ अब, क्योंकि पेज उड़ रहा है बार बार। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है कि सिंस ग्रेचुटी दिख रहा है या हाँ, सिंस ग्रेचुटी फॉल्स ड्यू आफ्टर डेथ, ग्रेचुटी रिसीव होता है जब वो उनकी डेथ हो जाती है। किनकी? ऑफ मिसिज एक्स की। मिसिज एक्स की जब डेथ हो जाती है तब ग्रेचुटी आके उनको रिसीव होती है। किसको? मिसिज एक्स को। ओके, नाउ hence the same is not taxable in hands of Mrs. X. The said gratuity is not taxable in the hands of his husband. जो ग्रेचुटी है उसके हस्बैंड पे टैक्सेबल नहीं होगा। इज नॉट टैक्सेबल इवन इन हैंड्स ऑफ हस्बैंड। मिसिज एक्स के हस्बैंड के ऊपर भी ये टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद मरी है। सॉरी, डेथ के टाइम पे उनको रिटायरमेंट, वो मर गई, डेथ के टाइम पे ही उनको टैक्सेबल ग्रेचुटी मिली थी, मतलब वो ड्यूरिंग जॉब में होंगी तब जाके वो मर गई, ठीक है। ये उनको तब जाके ग्रेचुटी रिसीव हुआ तो जाके, अगर वो मरने के बाद, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 15 दिसंबर को वो मर गई, ठीक है, वो उनका डेथ हो गया बेचारी का। दिस इज सो सैड, ठीक है। और उनको उसी दिन उनके जो हस्बैंड हैं, इसी डेट को उनके हस्बैंड को वो ग्रेचुटी आफ्टर दिस डेज उसके हस्बैंड को एक ग्रेचुटी रिसीव होती है, ठीक है। मरी इस दिन है और ग्रेचुटी उनके इस डेट के बाद मिलती है। फॉल ड्यू आफ्टर डेथ, ग्रेचुटी जो रिसीव होती है वो डेथ के बाद होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नॉन टैक्सेबल होगा। अगर और जो फर्स्ट केस में, इस वाले केस में देखोगे तो वो रिटायरमेंट हुआ 10 दिसंबर को और वो मरी 15 दिसंबर को। इस केस में क्या होगा, पूरी टैक्सेबल की जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो जिंदा थी तब जाके वो ग्रेचुटी रिसीव हुआ, तब जाके वो मरी हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा केस है। अब हम अपने तीसरे केस में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में। तीसरा क्वेश्चन हमको पढ़ना है आज। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है उनको ध्यान से पढ़ेंगे। नाउ इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस प्रोविज़न। कौन सा? ग्रेचुटी के लिए। यहाँ पे है मिस्टर राजेश हैं। हम लोग ना तीसरा केस करने वाले हैं। पहला केस में क्या था, पहला केस में एक व्यक्ति है, वो मिस्टर अशोक, उसे ग्रेचुटी रिसीव होती है। दूसरे केस में हम लोगों ने किया, एक महिला है जो रिटायर भी होती हैं और डेथ भी होती है। तीसरा क्या है, यहाँ पे हम रिटायरमेंट वाला केस ले रहे हैं जिसमें हम 4 पार्ट कवर करेंगे। मिस्टर राजेश हैं, रिटायर होते हैं ऑन 15 अक्टूबर 2018। मिस्टर राजेश हैं, वो रिटायर होते हैं 2018 में। आफ्टर सर्विसिंग 30th ईयर एंड 7 मंथ, उन्होंने 30 साल 7 महीने सर्विस देने के बाद
ही गेट 4,80,000 रुपये एज ए ग्रेचुटी। वो जो हैं मिस्टर राजेश जो हैं 30 साल 7 महीने जॉब करने के बाद उनको मिला है 4,80,000 रुपये ग्रेचुटी के तौर पर। ही सैलरी डिटेल्स आर गिवन बिलो। उनकी जो सैलरी की डिटेल्स है वो नीचे दी गई हैं, ये दो, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19, फाइनेंशियल ईयर मतलब जो प्रीवियस ईयर होगा, यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी लिख सकते हैं। प्रीवियस ईयर 2018-19 में जो उनकी सैलरी थी वो 18,000 रुपये पर मंथ था। DA 60% ऑफ सैलरी था और 40% जो उनका रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट था, ठीक है। और यहाँ पे जो 17-18 में जो प्रीवियस ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है उस टाइम की जो सैलरी थी वो 16,000 रुपये पर मंथ था। DA जो 60% ऑफ सैलरी है जिसमें से 40% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, तभी जाके आप ये क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। उसमें क्या बोलता है, डिटरमाइन हिज ग्रॉस सैलरी इन द फॉलोइंग केसेस। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, ग्रॉस सैलरी निकालनी है। क्या निकालना है, ग्रॉस सैलरी निकालनी है। चलो अच्छी बात है, कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। ग्रॉस सैलरी निकालनी है। पहला पॉइंट क्या है, ही रिटायर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। पहले जो मिस्टर राजेश है वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में थे। केस नंबर 1 है ये। केस नंबर 1 में जो मिस्टर राजेश है वो गवर्नमेंट सर्विस देते थे और वहाँ से रिटायर हो गए। तो इस केस में ग्रेचुटी निकलेगा तो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। इस केस में जो ग्रेचुटी निकलेगा वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा बिकॉज ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और मैंने अपने प्रोविज़न में बताया अपने लेक्चर में कि जो भी व्यक्ति जो भी एम्प्लॉय गवर्नमेंट के लिए काम करेगा वहाँ से रिटायर होगा, डेथ होगा, जो भी होगा उसका वो फुल्ली एग्जम्प्ट कहलाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। इसका क्वेश्चन तो हमको करना पड़ेगा बट ये फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, नील आएगा आंसर। लास्ट में जो टैक्सेबल ग्रेचुटी आएगी वो नील होगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, ही रिटायर फ्रॉम सीजनल फैक्ट्री इन प्राइवेट सेक्टर बट कवर अंडर ग्रेचुटी एक्ट। अब हम लोग ने दूसरा अपने प्रोविजन में पढ़ा था कि एक ऐसा पॉइंट भी है जहाँ पे एम्प्लॉय सीजनल वाइज काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीजनल का भी एक क्वेश्चन डाल दिया है कि एक एम्प्लॉय है जो मिस्टर राजेश हैं वो एक सीजनल फैक्ट्री में काम करते हैं एज ए प्राइवेट सेक्टर, मतलब वो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, लेकिन वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट कवर्ड हो गया, ये भी हमें निकालना है। थर्ड केस में क्या है कि मिस्टर राजेश जो हैं वो नॉन सीजनल फैक्ट्री में काम करते हैं, मतलब वो सीजन वाइज जो सीजन वाली फैक्ट्री होती है वहाँ पे काम नहीं करते हैं, लेकिन वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, लेकिन वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है। फोर्थ केस बोलता है कि मिस्टर राजेश जो वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं लेकिन वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। यहाँ पे हमको जो अच्छा प्रोविज़न सीखने को मिलेगा, यहाँ पे फोर्थ केस में हमको अच्छा प्रोविज़न सीखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट केस को कंप्लीट करते हैं। मैं क्वेश्चन पेपर को अपने सामने रख देता हूँ। केस नंबर 1 लिख दिया मैंने, अब केस नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पहला बोलता है कि 18-19 में जो फाइनेंशियल ईयर की जो सर्विस है वो जो उनकी सैलरी कितनी रिसीव हुई थी, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में उनको सैलरी रिसीव हो रहा था 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको सैलरी रिसीव हो रहा था। DA जो इनको मिल रहा था वो मिल रहा था 60% ऑफ सैलरी। तो 60% ऑफ सैलरी मतलब अगर हम 18,000 का 12 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी कितने महीने काम किए इन्होंने, 7 महीने। तो अगर हमें अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने, बिकॉज अक्टूबर 15 को तो ये रिटायर हो रहे हैं, तो अगर 6 महीने 18 को मैं 1000 को 6 महीने से मल्टीप्लाई करूँ, 18,000 इंटू 6, ये आएगा यहाँ पे 6.5, हाँ क्योंकि 6.5 महीने। हाँ मैं आपको देता हूँ अभी 6.5 कैसे आया। देखो 6.5 कैसे आया, मैं आपको इतने से बॉक्स में समझा देता हूँ। रिटायरमेंट की जो डेट है उनकी वो है 15 अक्टूबर, मतलब आधा महीना तो यहाँ आ गया। फिर अप्रैल मई
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर का हाफ मंथ। यहाँ पे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4, 5, 6, 6 ये हो गया। अब 15 दिन में आधा दिन ये 0.5 ये, टोटल इन्होंने 6.5 महीने काम किए हैं रिटायरमेंट वाले ईयर में। रिटायरमेंट वाले ईयर में इन्होंने 6.5 महीने काम किया है। तो ये जो इनकी बेसिक सैलरी आएगी वो 1,17,000 आई है। 1,17,000 का 60% हम निकालेंगे तो हमारा DA आ जाएगा। 60% निकाला तो 70,200 ये हमारा DA आ गया। इसमें से बोल रहा है जो 40% आएगा वो हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट है। इसका 40% हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट होगा। इसका 40%, 70,200 का 40% हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट होगा। कितना होगा? 40% लिखा है इसमें, 40% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ओके, 40% 28,080। ठीक है, कितना होगा? 28,080। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं, केस नंबर 1 पे। केस नंबर 1 यहाँ पे क्या बोलता है कि जो इनकी बेसिक सैलरी है वो पहले लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे फॉर्मेट में। ओके, मुझे फॉर्मेट बनाना देना चाहिए जिससे कि आपको एक बार में समझ आ जाए कैसे बनाना होगा। पहला पॉइंट इजी है, पहला केस जो वो ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए मैं छोटा बनाया हूँ। ठीक है, तो बेसिक सैलरी इनकी आएगी 1,17,000, आप लोगों ने निकाला है। यहाँ पे लिख देना अगर समझ में ना आए। 6.5 मंथ का 1,17,000। ठीक है, डियरनेस अलावेंस जो है वो 70,200 रुपये है। यहाँ पे लिख देना 60% ऑफ सैलरी। ठीक है, ये आ गया। ग्रेचुटी लिख देना यहाँ पे, ग्रेचुटी 4,80,000 रुपये की ग्रेचुटी रिसीव हो रही थी। और ये हमारे क्या हैं? ये हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट कहलाएगा। 4,80,000 जो है वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नील। ये आ जाएगा हमारा टोटल अमाउंट 1,17,000 इंटू 70,200, टोटल आ गया 1,87,200। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? ग्रॉस सैलरी। जब मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था, पहले दूसरे लेक्चर में, कि सैलरी का फॉर्मेट भी बता दिया था मैंने आपको, वो सैलरी के फॉर्मेट में देखोगे आप दोबारा से तो वो ग्रॉस सैलरी के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, अपने हम दूसरे केस में आते हैं। दूसरा केस थोड़ा अलग है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 दिख रहा है? दैट्स वेरी गुड। केस नंबर 2 में क्या है? पॉइंट तो यही है, पॉइंट यही है, बट हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे थोड़ा हमको चेंज करना है। चेंज क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रेचुटी भी निकालनी है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो ग्रेचुटी में कवर्ड भी है, सीजनल एम्प्लॉय है। ओके, और ग्रेचुटी में कवर्ड है। सीजनल एम्प्लॉय के लिए हम लोगों ने एक प्रोविज़न पढ़ा था, अगर वो ग्रेचुटी में कवर्ड होता है तो 15 की जगह हम 7/26 लिखते हैं, अगर वो ग्रेचुटी में कवर्ड है। अगर वो ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? 16/30 लिखते हैं। ठीक है, ये नॉट वाला है, ये कवर्ड वाला है, मतलब ये कवर्ड है, ये कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम अपना कवर्ड वाले में दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ग्रेचुटी निकाल लेते हैं, देन उस पर हम फुल फ्लेज क्वेश्चन पे आएंगे। पहले कैलकुलेट